ये माई छोटी कॉपी रिवीजन सीरीज। सबसे पहले है ना रोमेटोलॉजी का रिवीजन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले एंटीबॉडीज़ देखते हैं। तो जो ANA होती है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, वो मोस्ट सेंसिटिव होती है फॉर SLA के लिए, और ये एंटी क्राइटेरिया होता है। मतलब SLA के डायग्नोसिस के लिए ANA का होना जरूरी है, उसका एंटी क्राइटेरिया होता है। इसका टाइटर होना चाहिए मोर देन 180, इतना टाइटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, तब अपन सोचते हैं कि SLA है। इसके अंदर जो एंटी C1Q होती है, एंटी C1Q इज़ मोर देन एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA। एंटी C1Q होती है वो ज़्यादा कोरिलेट करती है विद डिजीज़ एक्टिविटी के साथ में, डिजीज़ का जो फ्लेयर अप होता है उसके साथ में ज़्यादा कोरिलेट करते हैं एंटी C1Q मोर देन एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA। एंटी स्मिथ ऐसे याद रखना है स्पेसिफिक। एंटी स्मिथ होती है वो मोस्ट स्पेसिफिक होती है SLA के लिए। स्मिथ है वो मोस्ट स्पेसिफिक है SLA के लिए। एंटी हिस्टोन होती है वो होती है ड्रग इंड्यूस लूपस होता है उसके लिए। ड्रग इंड्यूस लूपस उसके अंदर मिलता है एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी। और इसी ड्रग इंड्यूस किस किस से होता है, कौन कौन से ड्रग्स हैं, ये हो जाएंगे शिफ्ट ड्रग्स के अंदर होती है सल्फासालाजिन, हाइड्रोलाजिन, आइसोनियाजाइड, डेप्सोन, सल्फासालाजिन, हाइड्रोजन, आइसोनियाजाइड, प्रोपेनामाइड। इन ड्रग्स से क्या होता है, SLA इंड्यूस होता है। तो इन ड्रग के अंदर स्पेसिफिक होती है वो होते हैं शिफ्ट एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी मिलेगी। एंटी न्यूरोनल एंटीबॉडी, न्यूरोनल या फिर एंटी ग्लूटामेट रिसेप्टर 2। ग्लूटामेट भी CNS का ही एक पार्ट है जो इसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर है, और जो न्यूरोनल एंटीबॉडी है वो न्यूरॉन्स का बताया जाए। तो ये तुम्हारे CNS लूपस के लिए होते हैं एंटी न्यूरोनल एंटीबॉडी या फिर एंटी ग्लूटामेट रिसेप्टर 2 एंटीबॉडी। एंटी राइबोसोमल P होती है, राइबोसोमल P से साइकेट्रिक्स SLA के लिए होती है, साइकेट्रिक सिम्टम्स के लिए। राइबोसोमल P होती है वो साइकेट्रिक SLA के लिए होती है। एंटी U1RNP मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के लिए होती है, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के लिए होता है U1RNP। एंटी जोवन होता है जोवन होता है वो एंटी सिंथेटेज एंटीबॉडी होती है। एंटी सिंथेटेज है एंटी जोवन। अब एंटी सिंथेटेज सिंड्रोम एक अलग से हो गया है, पहले मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के अंदर आता था, एंटी सिंथेटेज अब अलग से सिंड्रोम हो गया। इसके लिए स्पेसिफिक एंटी जोवन, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के लिए है U1RNP। एंटी MI2 है डर्मेटोमायोसाइटिस के लिए, और ये गुड प्रोग्नोसिस होती है। अगर MI2 होता है उसके अंदर तो डर्मेटोमायोसाइटिस की गुड प्रोग्नोसिस है। एंटी टोपोआइसोमरेज या फिर एंटी SCL70, टोपोआइसोमरेज या फिर SCL70। SCL होता है स्क्लेरोडर्मा, तो स्क्लेरोडर्मा होता है जिसके लिए डिफ्यूज टाइप स्क्लेरोडर्मा के लिए। एंटी सेंटोमियर होता है, सेंटोमियर होता है लिमिटेड या फिर क्रेस्ट के लिए, लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा या फिर जो क्रेस्ट होता है। कैल्सिनोटिस क्यूटिस, रेनॉल्ड फिनोमेना, आइसोपेजल डिस्पेटलिटिस, स्क्लेरोडक्टाइल और टेलेंजोप्लेजिया। इसके लिए होता है एंटी सेंटोमियर एंटीबॉडी होती है लिमिटेड के अंदर। एंटी जो रो होता है और एंटी ला होता है, एंटी रो होता है वो होता है SSA और एंटी ला होता है वो SSB। तो जो रूना होता है वो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, तो ये दोनों जॉगरिन के अंदर होते हैं। तो रो होता है वो ज़्यादा मोस्ट स्पेसिफिक होता है जॉगरिन के लिए, और एंटी ला एंटीबॉडी होती है। और साथ में ये जो एंटी रो एंटीबॉडी होती है वो न्यूरोनेटल लूपस के साथ में एसोसिएट होती है। जिन मदर के अंदर जॉगरिन होगा उनके बेबी के अंदर अगर एंटी रो एंटीबॉडी मिलती है तो वो न्यूरोनेटल लूपस के लिए स्पेसिफिक है, और इसके अंदर क्या मिलता है, कंजेनाइटल हार्ट ब्लॉक मिलता है। और एंटी ला हो जाएंगे वो जॉगरिन के अंदर मिलती है, SSB हो जाएगा। एंटी स्मिथ है और एंटी LKM। एक्चुअली ये स्मिथ नहीं है, स्मिथ के ऊपर वाला है, ये एंटी SM है, स्मूथ मसल एंटीबॉडी करती है। एंटी स्मिथ या फिर LKM है वो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के अंदर मिलती है। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के अंदर क्या होता है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस 2 टाइप की होती है। इसके अंदर एक तो एम्पेरिपोलिसिस मिलता है, ये स्पेसिफिक है, और साथ में इंटरफेस हेपेटाइटिस मिलता है, याद रखना है। एम्पेरिपोलिसिस और इंटरफेस हेपेटाइटिस मिलता है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के अंदर। अब जो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है वो 2 टाइप का होता है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस 1 और ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस 2। तो जो 1 होता है उसके अंदर एंटी SMA एंटीबॉडी मिलती है और एंटी ANA एंटीबॉडी मिलती है। उसके बाकी जो सारी एंटीबॉडी है अदर होती है वो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस टाइप 2 के अंदर मिलती है। तो इसको सामान्य करके ऐसे आप सकते हैं कि सामान्य। तो SMA एंटीबॉडी एंड ANA एंटीबॉडी है वो 1 के अंदर मिलती है, और 2 के अंदर बाकी एंटीबॉडीज़ है वो मिलती है। उसके बाद में जैसे ऑटोइम्यून LKM1 है तो ये ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस टाइप 2 के अंदर मिल रही होती है। SMS में चला ये वाला यही है जो एंटी 1 के अंदर मिल रही है। इसके अंदर एम्पेरिपोलिसिस मिलेगा। एम्पेरिपोलिसिस होता है एक सेल का 2 सेल फैगोसाइटोसिस करना, लेकिन वैसा है कि ये करेगा और फिर ये निकल भी जाएंगे सही से। तो इंटरफेस हेपेटाइटिस हो जाएगा कि जो पोर्टल वाले एरिया है, पोर्टल डक्ट और ट्रायड वाला, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन और ये सब मिलेगा इंटरफेस हेपेटाइटिस। उसके अंदर एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी है। माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी है वो प्राइमरी बिलियरी स्क्लेरोसिस के अंदर मिलता है, PBC के अंदर मिलता है, और इसके अंदर फ्लोरिडक्टेशन मिलता है। और जो PSC होता है उसके अंदर क्या मिलता है, ऑनियन स्किनिंग मिलती है। तो SC है वो क्या बता रहा है कि इसके अंदर ऑनियन स्किनिंग मिल रही है, ठीक है। तो ऑनियन स्किनिंग मिलेगी, एक ही चीज़ मिलती है, तो तुम्हें ऑनियन स्किनिंग मिलेगी या फ्लोरिडक्टेशन मिलेगा। तो PSC के अंदर ऑनियन स्किनिंग मिल रही है, तो PBS के अंदर क्या मिलेगा अपन को, फ्लोरिडक्टेशन मिलेगा। इस तरह से नहीं, पीछे वाले पॉइंट से देखना है अपन को, तो इसके अंदर फ्लोरिडक्टेशन मिलेगा। और जो PSC होता है अपन को पता है कि वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ में एसोसिएटेड होता है, और यही एक ऐसा होता है जो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड भी नहीं करता। अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब ट्रीटमेंट में बाकी चीज़ें रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन PSC होता है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता।
तो उसका में इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, PN का मिलती है इसके अंदर। और जहाँ पे PN का एंटीबॉडी मिलेगी तो PBS के अंदर एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी मिलेगी। जो M है यहाँ पे ये है एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी। PN का होता है वो माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस के अंदर, और इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटस पॉलीएंजाइटिस चर्क-स्टॉक्स सिंड्रोम इसके अंदर MP है, और GCSS इसके अंदर मिलता है। CN का होता है वो रेगुलर्स के अंदर मिलता है। तो एक वर्ल्ड कप ऐसे करके रखना है कि रेगुलर्स के अंदर CN का मिलता है। एंटीसैकेरोमाइसिस एंटीबॉडी होती है वो कॉस्ट डिजीज़ के अंदर मिलती है। कॉस्ट डिजीज़ के अंदर सैकेरोमाइसिस मिलती है, और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उसके अंदर PN का मिलता है। रूमेटिक फैक्टर उसका साथ रखना है। तो ये क्या है, IgM एंटीबॉडी है। IgM रूमेटिक फैक्टर IgM एंटीबॉडी है अगेंस्ट द FC पोर्शन ऑफ IgG। तो है ये M एंटीबॉडी अगेंस्ट द FC पोर्शन ऑफ द IgG। उसके बाद में जो कावासाकी होता है, कावासाकी के अंदर एंटी एंडोथेलियल एंटीबॉडी मिलती है। कावासाकी के अंदर एंटी एंडोथेलियल एंटीबॉडी मिलती है, एंटी एंडोथेलियल एंटीबॉडी मिलेगी। ठीक है, एंटी एंडोथेलियल एंटीबॉडी मिलती है कावासाकी के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में SLE के अंदर क्या होता है, SLE के अंदर जैकॉब्स आर्थ्रोपैथी होता है। जैकॉब्स आर्थ्रोपैथी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इरोजन्स नहीं मिलते, लेकिन इसके अंदर डिफॉर्मिटी मिलती है। मतलब ये नॉन इरोसिव डिफॉर्मिटी करने वाली आर्थ्रोपैथी है। जैकॉब्स आर्थ्रोपैथी कहते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर इरोजन्स नहीं मिलते। इससे जैकॉब्स आर्थ्रोपैथी के अंदर नॉन डिफॉर्मिटी है, नॉन इरोजिव है लेकिन डिफॉर्मिटी कर रही है। हाइट को बैंड मैंड और ऐसे कर देगी, लेकिन इरोजन्स नहीं मिलेंगे। अपन को एक्सरे के ऊपर इरोजन्स नहीं दिख रहा है, तो इसे जैकॉब्स आर्थ्रोपैथी कहते हैं। जॉगरिन्स के अंदर क्या होता है, जॉगरिन मोस्ट कॉमन जो एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन होता है वो होता है आर्थराइटिस होता है। एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन मोस्ट कॉमन होता है आर्थराइटिस। अदर्स के अंदर रेनॉल्ड्स फिनोमेनन मिलता है इसके अंदर। जॉगरिन्स होता है वो RTA टाइप 1 के साथ में एसोसिएटेड होता है। RTA टाइप 1 है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 के साथ मिलता है जॉगरिन। उसके अंदर इसके अंदर जो लिम्फोमा होता है लाइक माल्टोमा, इसके चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जॉगरिन्स के अंदर तुम्हारे वैसे ग्लैंडुलर एनवायरमेंट होता है, उसके अंदर लिम्फोमा या माल्टोमा होता है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन आरचॉप रेजिमेंट देता है। आरचॉप के अंदर क्या जाएगा, रितुक्सिमैब, साइक्लोफॉस्फामाइड, आइक्लाजिन, मेट्राइडोलाजिन, और इसे आरचॉप रेजिमेंट याद रखना है। इसका साइक्लोफॉस्फामाइड है इससे इसका एक बार जो फुल फॉर्म देखना, ठीक है। उसका तो क्या होगा कि उसके बाद में जो बायलैटरल पैरोटिड इलाका में मिलता है। तो अब ये 3 जगहों पे मिलता है। HIV इन्फेक्शन के अंदर भी मिलेगा, जॉगरिन्स के अंदर भी मिलता है, सार्कोइडोसिस के अंदर मिलता है। HIV के अंदर भी मिलता है जब पेशेंट बहुत ज़्यादा इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो HIV के अंदर क्या होता है, CD8 जो T सेल्स होते हैं उसका इन्फिल्ट्रेशन मिलता है। बायलैटरल पैरोटिड इनलार्जमेंट के अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर इनलार्जमेंट है, इसलिए अपन इसकी DV देख रहे हैं। इसके अंदर क्या मिलेगा अपन को कि CD8 T सेल्स होता है, उसका इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा HIV के अंदर, और HLA-DR5 के साथ में एसोसिएट होता है। जॉगरिन्स के अंदर क्या होता है, CD4 जो होता है उसका इन्फिल्ट्रेशन मिलता है, और HLA-DR3 है, DRW5। तो इसके अंदर DR3 है, इसके अंदर DR5 है, और यहाँ पे ये हमारा DRW52 है, DRWS2, ठीक है। और सार्कोइडोसिस के अंदर क्या मिलता है, सार्कोइडोसिस के अंदर ग्रैनुलोमास मिलता है। तो जॉगरिन के अंदर क्या मिलता है, CD4 का मिलता है जॉगरिन के अंदर, और जो HIV है उसके अंदर क्या मिलता है, CD8 का मिलता है। CD8 का मिलता है। HIV जो ये H को 8 बना सकता है, HIV के अंदर 8 का मिलेगा, जॉगरिन को भी बना सकता है, लेकिन जॉगरिन में CD4 का मिलता है, ठीक है। जॉगरिन के अंदर CD4 का मिलता है, और HIV के अंदर CD8 का मिलता है। उसके बाद में सार्कोइडोसिस के अंदर ग्रैनुलोमा मिलता है। डर्मेटोमायोसाइटिस के अंदर क्या होता है, पेरीमाइशियल और पेरीवैस्कुलर, दोनों ही चीज़ें पेरी होती है। डर्मेटोमायोसाइटिस के अंदर पेरीमाइशियल और पेरीवैस्कुलर, CD4 इन्फिल्ट्रेट मिलेगा, पेरीफेसिकुलर एट्रोफी मिलेगी। मतलब जो ये मसल है तो ये इसका जो पेरीमाइशियल होता है, यहीं पे अपन को क्या मिलेगा, यहाँ पे अपन को एट्रोफी मिलेगी, यहीं पे अपन को CD4, यहाँ पे अपन को बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा। जो मसल्स होती है उसके सराउंडिंग्स का अपन को इसे मिलेगा। तो पेरीमाइशियल एंड पेरीवैस्कुलर CD4 इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा, और पेरीफेसिकुलर अपन को एट्रोफी मिलेगी। जबकि पॉलीमायोसाइटिस के अंदर एंडोमाइसियल एंड पेरीवैस्कुलर मिलता है। एंडोमाइसियल एंड पेरीवैस्कुलर CD8 सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन मिलता है, एंडोमाइसियल। तो इन चीज़ से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बस इससे ही कर सकते हैं। इसके अंदर पेरीफेसिकुलर एट्रोफी मिलेगी, जो स्पेसिफिक है डर्मेटोमायोसाइटिस के लिए, स्पेसिफिक है डर्मेटोमायोसाइटिस के लिए पेरीफेसिकुलर एट्रोफी मिलेगी। और पेरीमाइसियल पेरीवैस्कुलर इसके अंदर ही मिल रहा है, तो इसके अंदर आपको पेरीमाइसियल मतलब जो पूरी मसल है इसके बाहर है, यहाँ पे लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन इससे मिलेगा। पॉलीमायोसाइटिस के अंदर क्या है, पॉलीमायोसाइटिस में एंडोमाइसिस के अंदर मिलता है। मतलब ये पेरीमाइसियल इसके अंदर जो अपने आता है, तो ये जो एंडोमाइसियल है यहाँ पे अपन को लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट मिलता है, और ये CD8 टाइप सेल्स का होता है। और पेरीवैस्कुलर में मिलेगा, तो ये स्पेसिफिक नहीं है, पेरीवैस्कुलर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कुछ नहीं है। इसके अंदर 4 है, इसके अंदर इन दोनों में 8 है। जो IBM होता है, इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस के अंदर एंडोमाइसियल मिलता है, इसके अंदर पेरीवैस्कुलर इन्फिल्ट्रेट मिलता है, लेकिन इसके अंदर सब में अपन को इंक्लूजन बॉडीज़ मिलेंगे जो स्पेसिफिक होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ दिखती है अपन को।
उसके बाद में जो अपनी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनका जो पैटर्न होता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर जो पैटर्न है वो है सबसे पहले जो होमोजेनस पैटर्न होता है होमोजेनस मिलेगा डीएनए के अंदर। डीएनए क्योंकि डीएनए पूरे ऐसे तो डीएनए होमोजेनस मिलता है। एंटी हिस्टोन के अंदर क्या मिलता है हमारा होमोजेनस पैटर्न मिलता है। स्पेकल्ड पैटर्न मिलता है। स्पेकल्ड पैटर्न मिलता है थोड़ा सा ब्लर है। स्पेकल्ड पैटर्न किसके अंदर मिलेगा? जो स्पेकल्ड है वो मिलता है एंटी जो के अंदर, एंटी रा के अंदर, ला के अंदर, रूबन आर एम पी के अंदर। जो छोटे छोटे बड़े एम के अंदर क्या मिलेगा? स्पेकल्ड मिलेगा। जो रा ला यूएन एम पी जो छोटे छोटे एम के अंदर। जबकि जो पेरीफेरी के अंदर मिलता है, पेरीफेरी होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, मतलब स्पेसिफिक लोग होते हैं वो पेरीफेरी के ऊपर जाकर खड़े हैं मान लो तो उसके अंदर स्मिथ मिलता है। स्मिथ है वो पेरीफेरी के ऊपर मिलता है, ठीक है। उसका अंदर जो न्यूक्लियोलर पैटर्न होता है, न्यूक्लियोलर होता है वो टोपो आइसोमरेज HCl70 के अंदर क्या मिलता है? न्यूक्लियोलर मिलता है। न्यूक्लियोलर किसमें मिलता है? टोपो आइसोमरेज HCl70 के अंदर मिलता है। सेंट्रोमेयर होता है। सेंट्रोमेयर पे एक बार क्वेश्चन भी आया था, तो सेंट्रोमेयर किसके अंदर मिलता है? क्रेस्ट के अंदर मिलता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखनी है। HCl70 जो डिफ्यूज वाला है उसके अंदर क्या मिल रहा है? न्यूक्लियोलर। और जो लिमिटेड वाला है उसके अंदर क्या मिल रहा है? सेंट्रोमेयर मिलता है। स्क्लेरोडर्मा के अंदर क्या होता है? स्क्लेरोडर्मा के अंदर 1 2 3 साइन मिलता है। इसे अपन गार्टलैंड साइन भी कहते हैं, 1 2 3 साइन या फिर गार्टलैंड साइन भी कहते हैं। और इसका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसे अपन क्या कहेंगे? स्कैडिंग सिस्टम कहते हैं। एक्चुअली 1 2 3 क्या होता है कि ये जो ट्रेकिया है यहाँ पे इन्फ्लामेशन, यहाँ पे जो लिम्फ नोड है वहाँ का, और यहाँ पे ये जाएंगे इसका जो लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट है वैसे 1 2 3 साइन कहते हैं, उसे गार्टलैंड साइन कहते हैं। स्कैडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं स्क्लेरोडर्मा में, स्कैडिंग सिस्टम। इसके अंदर लॉफ्टन सिंड्रोम होता है। तो ये क्या चलेगा? लिम्फेडेनोपैथी और एरिथमा नोडिज्म, लिम्फेडेनोपैथी और एरिथमा नोडिज्म स्टार्टिंग एंड लास्ट में। हीलफुट सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? फीवर आता है, क्रेनियल नर्व 7 की पाल्सी होती है, उसके अंदर पैरोटिड एनलार्जमेंट मिलता है। इसके अंदर हीलफुट के अंदर पैरोटिड एनलार्जमेंट मिलता है, क्रेनियल नर्व 7 के पाल्सी मिलती है, फीवर मिलता है। लैब डायग्नोसिस के अंदर स्पेसिफिक क्या होता है? स्क्लेरोडर्मा के अंदर जो एस इनहिबिटर है वो बढ़ावा मिलेगा। एस है सल्फोनेस्ट्रेज है वो अपन को ज़्यादा मिलेगा, इनहिबिटर नहीं है। सल्फोनेस्ट्रेज है वो अपन को ज़्यादा मिलेगा, उसके अलावा कैल्शियम ज़्यादा मिलेगा। और जो ALP होता है वो बढ़ा हुआ है, ALP बढ़ा हुआ है, कैल्शियम बढ़ा हुआ है, और जो एस एंजाइम है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर और क्या मिलता है? लिम्फोपीनिया मिलता है, लिम्फोपीनिया मिलता है। बाल अपन करेंगे ब्रोंकाल्वेलर आवाज़, तो उसके अंदर CD4 और 8 है, वो इसका जो नॉर्मल रेशियो कितना होता है? 2:1 होता है, लेकिन वो अब बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 5:1 हो जाएगा। 5:1 हो जाएगा, ये रेशियो है वो बढ़ जाता है। CD4 और CD8 का 5:1 रेशियो हो जाएगा। बाकी लिम्फोपीनिया मिल रहा है अपन को, इसके अंदर क्यूइम टेस्ट पॉजिटिव होता है। क्यूइम टेस्ट के अंदर पॉजिटिव है, स्क्लेरोडर्मा के अंदर क्यूइम टेस्ट पॉजिटिव है। इसके अंदर पांडा साइन मिलता है अपन को, बायलेटरल पैरोटिड एनलार्जमेंट हो जाएगा, लेफ्ट एनलार्जमेंट हो जाएगा, ऐसे करके तो अपन को पांडा साइन मिलता है इसके अंदर। और साइक्लोफॉस्फेमाइड अपन इसके अंदर यूज़ करते हैं तो वो प्रोग्रेशन ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज को कम कर देगा। तो प्रोग्रेशन ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कम करने के लिए अपन साइक्लोफॉस्फेमाइड यूज़ करते हैं। उसके अंदर जो बोसेंटान होता है वो डिक्रीज कर देता है, रेनॉल्ड्स जो आर्सल होता है उसके लिए बोसेंटान होता है वो रेनॉल्ड्स आर्सल के लिए इसको डिक्रीज कर देता है। बोसेंटान, एम्ब्रिसेंटान ये इसके अंदर आता है, एंडोसिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंदर। तो बोसेंटान रेनॉल्ड्स फिनोमेना के कारण जो अल्सर है उनको कम कर देगा। साइक्लोफॉस्फेमाइड होता है वो तुम्हारा प्रोग्रेशन ऑफ ILD कम करेगा। एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम, जो एंटी सिंथेटिस सिंड्रोम अलग हुआ इसका निमोनिया का फेयर एम हो जाएगा। तो इसका फीवर है, इसके अंदर आर्थराइटिस है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है। फीवर, आर्थराइटिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, रेनॉल्ड्स फिनोमेना। उसका हमें प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस मिलती है, मतलब जो ये जो पैर है तो ये थाई वाली मसल्स हो जाएंगी, जो इसके अंदर जो फोर आर्म की मसल्स हो जाएंगे, तो प्रॉक्सिमल मसल्स उनकी वीकनेस मिलने वाली है। उसके अंदर मैकेनिक हैंड मिलता है, ठीक है, मैकेनिक हैंड मिलता है। इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होती है? एंटीजोवन होती है। एंटीजोवन एंटी अमीनो एसिड TRNA सिंथेटिस एंटीबॉडी, इसका दूसरा नाम ये भी होता है, एंटी अमीनो एसिड TRNA सिंथेटिस एंटीबॉडी। तो एंटी सिंथेसिस के अंदर क्या है? फेयर एम है, फीवर है, आर्थराइटिस है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज मिल रहा है, रेनॉल्ड्स मामला मिल रहा है। उसके अलावा और ना ये मसल वीकनेस मिल रही है, वो भी प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, और मैकेनिक हैंड मिल रहा है, मैकेनिक हैंड मिलता है। पहले मैकेनिक हैंड को डर्मेटोमायोसाइटिस का इंक्लूड करते थे, लेकिन अब इसका मैकेनिक हैंड अलग से हो गया। एंटी सिंथेसिस सिंड्रोम, इसका एंटीजोवन एंटीबॉडी होगी जिसका दूसरा नाम क्या? एंटी अमीनो एसिड TRNA सिंथेटिस। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले अपन देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है? यहाँ पे RA लिखा हुआ है। RA के अंदर क्या होता है? जो MCP होता है वो मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व होता है, तो RCP मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है वो इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर जो PIP होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, प्रॉक्सिमल जो होता है वो वाला PIP स्प्रेड हो जाएगा, MCP इन्वॉल्व हो जाता है। और इसके अंदर मार्जिनल इरोजन्स मिलता है, जॉइंट्स के ऊपर मार्जिनल इरोजन मिलेगा। जबकि जो सोरियाटिक आर्थरोपैथी होता है, सोरियाटिक आर्थरोपैथी के अंदर क्या होता है? ये दोनों ही इन्फ्लामेटरी है, RA इन्फ्लामेटरी है और सोरियाटिक आर्थरोपैथी भी इन्फ्लामेटरी है। सोरियाटिक आर्थरोपैथी के अंदर क्या होगा? जो DIP होता है मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होता है, DIP, और PIP भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। इसके अंदर भी मार्जिनल इरोजन्स मिलेंगे। इसके अंदर अपन को ब्रिस्करिंग मिलती है, या फिर अपन इसे टेलीस्कोपी कहते हैं या पेंसिल कप कहते हैं। ब्रिस्करिंग, टेलीस्कोपिंग या पेंसिल कप मिलेगा, बिल्कुल ऐसा पतली हो जाती है जो हमारी विजिट होती है वो, तो उसको ब्रिस्करिंग मिलेगी, टेलीस्कोपिंग मिलेगी, फिर क्या हो जाएगा? पेंसिल कप हो जाएंगे, ऐसे मिलता है, ठीक है। और जो सोरियाटिक आर्थरोपैथी होता है वो ऑलिगो आर्थराइटिस होता है, मतलब वो लेस देन 4 जॉइंट होता है उसको इन्वॉल्व करता है, और वो जो छोटे छोटे जॉइंट होते हैं उनको इन्वॉल्व करता है, ऑलिगो आर्थराइटिस है। और RA भी इन्फ्लामेटरी है, सोरियाटिक भी इन्फ्लामेटरी है। देखिए नॉन इन्फ्लामेटरी, जो नॉन इन्फ्लामेटरी है इसके अंदर क्या होता है?
नॉन इन्फ्लामेटरी के अंदर क्या होता है अपना ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो होता है कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जो थंब का होता है, जो फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है वो मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा इसके अंदर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर अपन को जो नॉट्स मिलते हैं ना, तो उसके अंदर DH एंड BP से याद करते हैं। तो जो प्रॉक्सिमल वाला होता है, प्रॉक्सिमल के अंदर कौन सा मिलता है, बॉचार्ड्स नॉट्स मिलता है। जो प्रॉक्सिमल जॉइंट है PIP है, PIP का दोस्तों PIP, इसके अंदर क्या मिलता है, बॉचार्ड्स मिलता है। और जो डिस्टल वाला है उसके अंदर क्या मिलता है, डिस्टल के अंदर अपन को हेबर्डन मिलता है। तो ये नॉट रहता है। फर्स्ट ईयर में अपन क्या करते हैं, DH में जाते थे और फिर जो है हम जाके BP करते थे। जो ये जगह तुम्हारा बॉचार्ड्स नॉट्स मिल रहे हैं प्रॉक्सिमल के अंदर, और डिस्टल के अंदर मेरे को हेबर्डन नॉट मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व हो गया है। उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, न्यूरोपैथी के अंदर क्या होता है, एक्चुअली 4 जॉइंट होते हैं। 4 जॉइंट होता है। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन जॉइंट वाला होता है वो मिड टार्सल जॉइंट होता है। मतलब इसके अंदर जो पेन नहीं हो रहा होता है। तो न्यूरोपैथी के अंदर क्या हो जाएगा, 4 जॉइंट हो जाएगा। मोस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, मिड टार्सल हो जाएगा। उसके अंदर अपन देखते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन के अंदर क्या होता है, जो रोमेट होता है वो तुम्हारा HLA-DR4 के साथ में एसोसिएटेड होता है, HLA-DR4, ठीक है। उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर होता है वो होता है सबक्यूटेनियस नोडुल्स का फॉर्मेशन। सबक्यूटेनियस जो नोडुल्स हैं उसका फॉर्मेशन हो जाएगा मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, और HLA-DR4 के साथ में एसोसिएटेड है। इन आई के अंदर क्या मिलेगा, स्क्लेराइटिस मिलेगा, एपिस्क्लेराइटिस मिलेगा और केरेटोकंजक्टिवाइटिस स्क्लेराइटिस मिलेगा। स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस ये सब ज़्यादा मिलता है यूवेटिस के कंपैरेटिवली। बाकी डिसीज़ के अंदर यूवेटिस मिलता है, इसके अंदर स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, केरेटोकंजक्टिवाइटिस स्क्लेराइटिस ये सब मिलेगा। उसके बाद में इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी वो स्क्लेरोमेलानिया परफरेंस हो जाएगी। वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि बुक्थैलेमस के जैसा ही, बुक्थैलेमस नहीं से जो स्टेफाइलोमा होता है उसके जैसा ही, एंटीरियस इलियरिस स्टेफाइलोमा उनके जैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर मल्टीपल होगा, दो जगह पे ऐसा दिख रहा होगा और डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है। तो स्क्लेरोमेलानिया परफरेंस हो जाएगा। उसका क्या जगह ये इसके अंदर और मैनिफेस्टेशंस क्या मिलेंगे, प्लूराइटिस मिलता है, पेरिकार्डाइटिस मिलता है। उसके अलावा एटलैंटो-एक्सियल डिसलोकेशन मिलता है। ये स्पाइन के कॉम्प्लिकेशन पूछे कौन से कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो होते हैं एटलैंटो-एक्सियल डिसलोकेशन, C1-C2 का डिसलोकेशन हो जाएगा। उसके बाद में इसके अंदर जो ट्रीटमेंट के अंदर आप क्या देते हैं, ट्रीटमेंट से पहले इसके सिंड्रोम जो आ रहे होता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर फेल्टी सिंड्रोम होता है। फेल्टी सिंड्रोम के अंदर ट्रायड मिलता है अपन को, न्यूट्रोपीनिया मिलेगा, स्प्लीनोमेगैली मिलेगा और नोडुलर आरे, स्प्लीनोमेगैली, न्यूट्रोपीनिया मिलेगा फेल्टी सिंड्रोम के बाद मिलता है कैप्लन सिंड्रोम। कैप्लन के अंदर न्यूमोकोनियोसिस जब आरे के साथ में एसोसिएट होता है तो उससे अपन कैप्लन सिंड्रोम कहते हैं। इसके अंदर TNF-अल्फा इनहिबिटर के अंदर अपन ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसके अंदर जगह ACE इनहिबिटर को मारो गोली ऐसा करके इसके अंदर क्या जगह ACE इनहिबिटर से एटानिरसेप्ट, सेटोलिजुमाब, एटानिरसेप्ट हो जाएगा, एडालीमोमैब, इन्फ्लिक्सिमैब, गोलीमोमैब ऐसे करके। तो इसके अंदर जो एटानिरसेप्ट क्या होता है, एक्चुअली वो फ्यूजन प्रोटीन इनहिबिटर है। फ्यूजन प्रोटीन इनहिबिटर और TNF-अल्फा और IgG पोर्शन ऑफ एक्स जो होता है उसको फ्यूज़ होने से रुकता है, ठीक है। तो ये फ्यूजन प्रोटीन इनहिबिटर है। अगर इसके अंदर स्पेसिफिक पूछ ले TNF-अल्फा के अंदर जो फ्यूजन प्रोटीन इनहिबिटर है तो वो एटानिरसेप्ट है। तो TNF-अल्फा और IgG पोर्शन ऑफ एक्स इसको फ्यूज होने से रुकता है वो, ठीक है। इसके अंदर जो आ रहे होते हैं उसके अंदर जो डिजीज़ प्रोग्रेशन होता है बाय, तो अपन डिजीज़ प्रोग्रेशन कैसे देखते हैं, डिजीज़ एक्टिवेटिंग स्कोर होता है DAS-28, डिजीज़ एक्टिवेटिंग स्कोर 28, इससे अपन इसका डिजीज़ प्रोग्रेशन देख सकते हैं। DAS-28 हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन मिलता है। आरे के अंदर अपन को एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन मिलता है REM, और इसके अंदर क्या मिलता है अपन को, लो ग्लूकोज मिलता है। लो ग्लूकोज कहाँ पे मिलता है, प्लूरल इफ्यूजन के अंदर REM के अंदर मिलता है, आरे के अंदर, एम्पाइमा के अंदर, मैलिग्नेंसी के अंदर लो ग्लूकोज मिलेगा। और इसके अंदर LDH बढ़ा हुआ है, LDH बढ़ा हुआ मिलेगा, ग्लूकोज कम मिलेगा, एक्सुडेटिव टाइप का प्लूरल इफ्यूजन मिलेगा। और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स मिलता है, कोलेस्ट्रॉल इफ्यूजन मिलता है, LDH आरे फैक्टर मिलने वाला है इसके अंदर। और स्ट्राइल होता है, मिल्की ओपेक कलर का मिलता है, मिल्की ओपेक कलर का सूडो काइलस जैसा मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल इफ्यूजन मिलता है इसके अंदर एक जो लिफेनोमाइड होता है वो भी अपन यूज़ करते हैं। लिफेनोमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक बार पूछा तो वो जाएगा पायरामिडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। पायरामिडिन सिंथेसिस इनहिबिटर हो जाएगा लिफेनोमाइड है, पायरामिडिन सिंथेसिस इनहिबिटर। उसके बाद में आरे के बाद में आता है बैचेस डिजीज। जो बैचेस डिजीज होता है उसके अंदर क्या मिलता है अपन को, ट्रायड मिलता है। ओरल या तो जेनाइटल अल्सर्स हो जाएंगे, मतलब म्यूकोसा वाले अल्सर्स हो रहे हैं तो ओरल हो जाएगा या जेनाइटल हो जाएगा। उसके अलावा यूवेटिस हो जाएगा और हाइपोपियन हो जाएगा। आई के अंदर क्या हो जाएगा अपन को, हाइपोपियन मिल रहा है और यूवेटिस मिल रहा है और ओरल या फिर जेनाइटल अल्सर्स मिल रहा है। तो ये ट्रायड होता है। इस जो HLA-B51 के साथ में एसोसिएट होता है, HLA-B51 के साथ में एसोसिएट होता है बैचेस डिजीज। इसके अंदर अल्फा इनोलेज एंटीबॉडी मिलती है, तो ये यहाँ पे अलग है। अल्फा एंडोथेलियल एंटीबॉडी नहीं, ये अल्फा इनोलेज एंटीबॉडी किसमें मिलती है, बैचेस डिजीज के अंदर। और इसके अंदर क्या हो रहा है, न्यूट्रोफिलिक वेस्कुलाइटिस होता है, न्यूट्रोफिलिक वेस्कुलाइटिस। उसके अंदर कुछ हिमाइट्स के पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले क्या जगह जो प्रोनोमोब्लास्ट होता है उसके ऊपर क्या मिलता है, फर्स्ट हीमोग्लोबिन अपन को देखने को मिलता है, वो मिलता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के फर्स्ट हीमोग्लोबिन कहाँ देखने को मिलता है, तो मिलता है प्रोनोमोब्लास्ट के अंदर। उसके अंदर क्या जगह BPO से याद रखना है, जो बेसोफिलिक हो जाएगा, पॉलीक्रोमेटोफिलिक हो जाएगा, ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक हो जाएगा। तो इसके अंदर इसको अपना अर्ली, इंटरमीडिएट एंड लेट
नॉर्मोब्लास्ट कहते हैं। तो BPO बेसोफिलिक, पॉली एंड ऑर्थो। तो जो पॉली होता है उसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट उसको इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट भी कहते हैं। इसके अंदर फर्स्ट हीमोग्लोबिन मिलता है लाइट माइक्रोस्कोपी को भी देखने के लिए। तो लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर पॉलीक्रोमेटिक या फिर इंटरमीडिएट के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर नॉर्मोब्लास्ट के अंदर। जो रेटिक होता है, रेटिकुलोसाइट होता है, उनको अपन सुप्रावाइटल स्टेन से स्टेन करते हैं। क्रिश्चियन वॉयलेट और ये सब जगह सुप्रावाइटल है, उससे अपन स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर देखते हैं जो स्फीरोसाइट होते हैं। स्फीरोसाइट अपन को हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, एंकायरिन होते हैं जो मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होता है। स्पेक्ट्रिन होता है, उसके अंदर हेरिडिटरी इलेक्ट्रोसाइटोसिस होता है उससे, ठीक है। जो एंक्रिन होता है वो मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होता है। मोस्ट कॉमन ये होता है एंक्रिन म्यूटेशन हो जाएगा, हेरिडिटरी। उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन अपन को ऑटोइम्यून, इसके कंपेरेटिवली ये अनीमियाज है वो ज़्यादा कॉमन है। तो जो स्पीरोसाइटोसिस है वो मोस्ट कॉमनली अपन को ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक अनीमिया में मिलेगी और G6PD के अंदर देखने को मिलेगी। ऑटोइम्यून के अंदर G6PD। टारगेट सेल्स होते हैं, जो टारगेट सेल्स ऐसे हैं वो उनको अपन कोडोसाइट भी कहते हैं। तो जो टारगेट साइट है कोडोसाइट हो जाएंगे। ये तो एक्चुअली जो कोडर्स होते हैं, कोडर्स कोडिंग करने वाले, उनका टारगेट होता है। तो उनको हॉल्ट लेके काम करना चाहिए, हॉल्ट लेके काम करना चाहिए। तो ऐसे क्या हो जाएगा, HBC डिजीज़ के अंदर, HBC डिजीज़ के अंदर ए से क्या हो जाएगा, एस्प्लेनिया। HBC डिजीज़ के अंदर अपन को टारगेट साइन मिलेंगे। उसके अलावा एस्प्लेनिया के अंदर मिलेंगे। उसके अलावा लीवर डिजीज़ के अंदर मिलेंगे और थैलेसीमिया के अंदर, लीवर डिजीज़ के अंदर मिलेंगे, थैलेसीमिया के अंदर मिलेंगे। जो सिकल सेल्स होती हैं उसे अपन क्या कहते हैं, ड्रेपेनोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। ड्रेपेनोसाइट भी कहते हैं इसको। इसके अंदर क्या मिलेंगे, होमोजेरी बॉडीज़ मिलते हैं। सिकल सेल्स के अंदर ड्रेपेनोसाइट भी कहते हैं इसको, होमोजेरी बॉडीज़ मिलेंगी। होमोजेरी बॉडीज़ कहाँ पर मिलते हैं, अपन को एस्प्लेनिया के अंदर मिलते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो ड्रेपेनोसाइट, होमोजेरी बॉडी, एस्प्लेनिया के अंदर, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो भी कंपोजिशन है इसका, जो वो अभी आगे आएगा। क्या होता है, ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर कहता है दो टाइप का होता है। एक वार्म ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक है, एक कोल्ड होता है। जो वार्म होता है वो तुम्हारा IgG होता है उसके अंदर। जो कोल्ड होता है उसके अंदर क्या होता है, IgM होता है। तो जो IgG है वो वहाँ पे SLE के अंदर, CLL के अंदर ड्रग, इन सब इसके रीजन्स होते हैं। SLE, CLL और ड्रग्स हो जाएंगे, ठीक है। इवान सिंड्रोम क्या हो जाएगा, इवान सिंड्रोम के अंदर तीनों चीज़ें इन्वॉल्व है। ITP हो रहा है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरिया, इसका मतलब परप्यूरिया मिल रहा है, प्लेटलेट की प्रॉब्लम हो रही है। ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, इसका मतलब RBC की प्रॉब्लम हो रही है और CLL मिल रहा है। उसके अलावा और CLL मिल रहा है, CLL मिल रहा है मतलब ये किसकी, WBC प्रॉब्लम हो रही है, ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, RBC प्रॉब्लम हो रही है और ITP हो जाएगा, वो प्लेटलेट की जाएगी। तो तीनों की जो प्रॉब्लम हो रही है इसे अपन इवान सिंड्रोम कहते हैं। जो कोल्ड होता है, कोल्ड तो IgM के साथ में एसोसिएट होता है, माइकोप्लाज्मा और EBV होता है। ये कोल्ड ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया करवाते हैं। उसके अंदर अखेंथोसाइट्स होता है। अखेंथोसाइट को अपन स्पर सेल कहते हैं। अखेंथोसाइट को अपन क्या कहते हैं, स्पर सेल मिलता है। तो इसके अंदर जो R मिल रहा है, स्पर सेल्स हो रहा है, ये स्पर। तो ये इसके अंदर क्या मिलता है, इरेगुलर अखेंथास मिलता है। इरेगुलर अखेंथास मिलेंगे इसके अंदर। अखेंथोसाइट अपन को ऑर्बिटल लाइपोप्रोटीनेमिया के अंदर और विटामिन E डेफिशिएंसी के अंदर देखने को मिलते हैं। ऑर्बिटल लाइपोप्रोटीनेमिया और विटामिन E डेफिशिएंसी। इकाइनोसाइट्स होते हैं। इकाइनोसाइट को अपन क्या कहते हैं, बर्ड सेल कहते हैं, बर्ड सेल कहते हैं। तो ये अपन को किसमें, बर्न कंडीशन के अंदर, यूरेमिया के अंदर, ये रेगुलर होता है। इसके अंदर क्या मिलता है, रीनल फेलियर के अंदर मिलता है, रेगुलर होता है, बर्न के अंदर मिलता है, पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी के अंदर भी देखने को मिलता है, पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी। जो टीयर ड्रॉप होती है उसे अपन क्या कहते हैं, डेक्रोसाइट्स कहते हैं। तो ये कब देखने को मिलेगा, जब इसके घर के अंदर क्या हो गया, बहुत कुछ भर गया ऐसे, तो इसको धक्का मार के बाहर निकाल दे तो ये रो रही है। तो जो डेक्रोसाइट्स होते हैं, टीयर ड्रॉप होते हैं, वो अपन को माइलोसिस कंडीशंस के अंदर देखने को मिलता है। माइलोफाइब्रोसिस के अंदर देखने को मिलेगा अपन को, ठीक है। उसके बाद में माइलोफाइब्रोसिस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। हाँ, तो जो एक होता है अपन को जो G6PD होता है, G6PD डेफिशिएंसी के अंदर अपन को क्या मिलेगा, मैं कह रहा हूँ ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया ना, G6PD के अंदर अपन को हेमोलिसिस देखने को मिलेगा। लेकिन हेमोलिसिस के साथ में अपन को ये जो G6PD के इसके अंदर जो सेल्स देखने को मिलते हैं साथ में, शायद तक हिंज बॉडीज़ होती हैं, हिंज बॉडीज़ हैं शायद तक। तो हिंज बॉडी वो अपन को देखने को मिलेगा। लेकिन जो पायरुवेट काइनेस होता है, ये भी HMP पाथवे का इफेक्ट होता है, ये भी HMP पाथवे का इफेक्ट होता है, लेकिन अलग लेवल के ऊपर है। तो जो पायरुवेट काइनेस होता है उसके अंदर हेमोलिसिस देखने को मिलता है, लेकिन जो हिंज बॉडी होती है वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ये एब्सेंट होते हैं, उनको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन कि इसके अंदर ये एब्सेंट रहेगी, इसके अंदर हेमोलिसिस मिलेगा हमें। उसका अंदर कहता है जो विंट्रोप ट्यूब होते हैं, जो विंट्रोप ट्यूब होता है वो क्या करता है, विंट्रोप ट्यूब ऐसा होता है, ऐसे पूरा बंद है, एक साइड से बंद है। तो विंट्रोप के अंदर अपन PSP देखते हैं और ESR देखते हैं। जो वेस्टर्न ग्रैंड होता है वो बड़ा है, इसलिए उसके अंदर सिर्फ ESR देखते हैं। लॉन्ग होती है वेस्टर्न ग्रैंड, ठीक है, इसके अंदर अपन ESR देखते हैं। जो विंट्रोप होता है उसके अंदर PSP और ESR अपन दोनों देखते हैं। उसके बाद में जो हेप्सिडिन होता है, हेप्सिडिन पता है आयरन के रोशनी को इनहिबिट करता है। तो जो फेरेटिन हेप्सिडिन है वो फेरोप्रोटीन होता है, जो इंटेस्टाइनल सेल्स के ऊपर यहाँ पे जो फेरोप्रोटीन होता है उस फेरोप्रोटीन को इनहिबिट कर देगा, तो उसका अब्जॉर्प्शन होता है वो इनहिबिट हो जाएगा। हेपेटोसाइट से निकलता है हेप्सिडिन और फेरेटिन के रिलीज को भी कम करता है, फेरोप्रोटीन के रिलीज को भी इनहिबिट करता है। उसका में वेरिएशन इन साइज अलग अलग होता है, तो उसे क्या कहते हैं, एन आइसोसाइटोसिस। साइज शेप हो जाएगा, शेप कर जाएंगे, शेप हो जाएगा तो हो जाएगा पॉइकिलोसाइटोसिस।
एस एच, जैसे कोइलोसाइटोसिस होता है वो अलग अलग शेप हो जाएगा, जैसे पेंसिल शेप हो रही है ऐसे मिलेगा, साइज हो जाएगा वो एनाइसोसाइटोसिस हो जाएगा। उसके अंदर जो पेरिफेरल स्मेयर के अंदर अपन को पेपेनहाइमर बॉडीज़ मिलती हैं। पेपेनहाइमर बॉडीज़ होती हैं वो कैसे होते हैं, डॉट्स होते हैं, तो हमारे आयरन बॉडीज़ हैं। पेपेनहाइमर बॉडी है वो डॉट है, वो आयरन बॉडी है। तो इनको अपन कहाँ पे देख सकते हैं, पर्ल्स या फिर पर्शियन ब्लू के ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि वो आयरन है पेपेनहाइमर, तो उसको पर्ल स्टेन या फिर पर्शियन ब्लू स्टेन के ऊपर कर सकते हैं। और जो पेपेनहाइमर बॉडी जैसे सिडरोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर अपन मिलता पूरा का पूरा ये, तो जो ग्रैन्यूल्स हैं वो तुम्हारे 1/3 ऑफ द न्यूक्लियस को सर्कमफ्रेंस को कवर करना चाहिए। जो इसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स मिलते हैं वो 1/3 ऑफ द न्यूक्लियस सर्कमफ्रेंस को कवर करना चाहिए। तो अपन कहते हैं उसको, तो पेपेनहाइमर बॉडी पर्शियन ब्लू स्टेन हो जाएगा, पर्ल स्टेन हो जाएगा, डॉट मिलेगा आयरन, ठीक है ऐसे। उसके बाद ये जाएगा कि 1/3 को कवर करना चाहिए। उसके अंदर जो हॉवल्स वाली बॉडीज़ अपन ने देखी, तो जो हॉवल्स वाली बॉडी अपन ने मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर देखी ना, हॉवल्स वाली बॉडीज़ अपन ने ये देखिए सिकल सेल एनीमिया के अंदर मिल रही है अपन को, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर मिलेंगे। तो हॉवल्स वाली बॉडी एक्चुअली क्या है, डीएनए रेमिनेंट होता है, डीएनए रेमिनेंट बचा हुआ डीएनए, हॉवल्स वाली बॉडी। तो सिंगल डॉट मिलता है ये अपन को मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर, और पोस्ट प्लैनेक्टम में अपन को देखने को मिलता है। उसके अंदर जो कैबेट रिंग होते हैं वो क्या होते हैं, आर्जिन रिच माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं, वो किसी भी शेप के होते हैं। अपन को एक डायग्राम ऐसा मिलता है, उसके अलावा किसी भी शेप के होता है, वो किसी भी शेप के हो सकते हैं, बस एक अपन को स्पिंडल ऐसा टाइप का मिलेगा, तो ये आर्जिन रिच होते हैं। स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, स्पेक्ट्रम मेंटेन करके रखता है बाई कॉन्वेक्स जो सेव होती है, बाई कॉन्वेक्स शेप होती है आरबीसी को, उसको हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस के अंदर जो मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होता है वो एंथायरिन हो जाएगा, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट मिलता है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस मिलेगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाएगा। स्पेक्ट्रम म्यूटेशन होता है वो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस के अंदर मिलता है, वो ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप का होगा। अगर स्पेक्ट्रम के कारण जो एचएस हो रहा है तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, एंथायरिन के कारण हो रहा है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। उसके अंदर एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस मिलेगा। जो मोस्ट अबंडेंट है वो होता है ग्लाइकोफोरिन ए। ग्लाइकोफोरिन ए है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन मिलती है अपन को, मोस्ट अबंडेंट, लेकिन इसका जो म्यूटेशन कभी नहीं होता, तो म्यूटेशन भी किसका नहीं होता, ग्लाइकोफोरिन ए का नहीं होता। उसका जो बैंड 3 डिफेक्ट होता है, बैंड 3 डिफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा, बैंड 3 के अंदर पिंसल सेल्स मिलते हैं अपन को। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या हो जाएगा, एजेंट फॉर सिकलिंग अपन यूज़ करते हैं, वो जगह 2% सोडियम बेटा बाइसल्फाइड है, उसको यूज़ करते हैं अपन। उसके अंदर जो G6PD डेफिशिएंसी के अंदर देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर है, दोनों टाइप के अपन को हेमोलिसिस मिलता है, लेकिन एक्स्ट्रा वेस्कुलर वो ज़्यादा मिलता है। इसके अंदर अपन को हैंज बॉडी मिलता है, तो G6PD में हैंज बॉडीज मिलती है। हैंज बॉडी क्या है, एक्चुअली डीनेचुरल हीमोग्लोबिन है। हैंज बॉडी डीनेचुरल हीमोग्लोबिन है। इसके अंदर ये रोमिनोवैक्स के स्ट्रेन से स्ट्रेन नहीं होगी, तो उसके लिए अपन को क्रिस्टल वायरस यूज़ करना पड़ेगा। डीनेचुरल हीमोग्लोबिन है, अपन को क्रिस्टल वायरस यूज़ करना पड़ेगा। और इसके अंदर ही था ये कि अगर हैंज बॉडी मिल रही है और हीमोलिसिस मिल रहा है तो वो G6PD डेफिशिएंसी है, लेकिन अगर सिर्फ हीमोलिसिस मिल रहा है, हैंज बॉडीज नहीं मिल रही है, तो वो क्या जगह पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी हो जाएगा। हम जो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस के लिए स्क्रीनिंग के लिए अपन क्या करते हैं, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट देखते हैं। जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो अराउंड 0.5 के ऊपर उसका डिफ्रेक्शन होता है, ठीक है। NaCl के अंदर 0.5 NaCl के अंदर वो टूटते हैं, लेकिन जो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस वाले सेल्स हैं उनकी फ्रेजिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, उसमें फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है, तो 0.7 के ऊपर वो टूट जाएंगे। तो उनका जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ऐसे टूटे तो ग्राफ शिफ्ट टू राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो लेफ्ट शिफ्ट होता है, जो ग्राफ यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा उसके अंदर थैलेसीमिया के अंदर सिकल सेल एनीमिया के अंदर हो जाएगा। और अगर मैकेनिकल फ्रेजिलिटी की बात करें तो इसकी मैकेनिकल फ्रेजिलिटी थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया की मैकेनिकल फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है, और एचएस की मैकेनिकल फ्रेजिलिटी है वो बढ़ जाती है, सबकी बढ़ जाती है मैकेनिकल फ्रेजिलिटी। एचएस के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट